वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू दी सेशन। एंड आज का हमारा टॉपिक है ऑन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस। सो a bit similar to what we usually do in the aerobics. Aerobics भी एक तरह से cardio exercise ही है. Any exercise that is stretched for a longer time with more number of repetitions and intensity is like लो टू मीडियम, तो उसे हम कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक्सटर्नल कोई वेट्स का उसमें सच यूज नहीं होता, सिर्फ आप अपने खुद के बॉडी वेट का यूज करते हुए थ्रू सर्टेन मूवमेंट्स वी ट्राई टू इंक्रीज आवर स्टैमिना एंड वी ट्राई कि जितना हो सके हम मसल्स में जो भी फैटिग अगर हमें फील होती है उसमें कितना हम डिले कर पाए, कितनी हम देर से कितना ज्यादा समय तक हम उस एक एक्टिविटी को सस्टेन कर पाए। बेसिकली दैट इज व्हाट आवर स्टैमिना इज, एंड उसी को इम्प्रूव करने की सारी एक्सरसाइजेज हैं। सो जस्ट अ क्विक इंट्रो बिफोर वी बिगिन कि कार्डियो एक्सरसाइजेस क्यों करते हैं, या फिर कार्डियो पल्मोनरी जो पूरा सिस्टम है हमारा वो बेसिकली क्या है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। सो द इंटायर कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम comprises both of your heart and your lungs. Cardio means heart, pulmonary means lungs. Heart हमारा, जैसे आप जानते हैं कि रिब केज जो हमारे यहाँ होता है अपर चेस्ट में, उसके एकदम पीछे की तरफ होता है, एंड इट इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्टर्नम सिंस हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन, इट्स अ विसरल ऑर्गन। उसकी ब्लड सप्लाई बहुत हैवी ब्लड सप्लाई होती है, सो इट कैन नॉट रिस्क टू गेट इंजर्ड बिकॉज ऑफ द आउटसाइड एनवायरनमेंट। उसको बहुत अपने आप को संभाल के रखना पड़ता है। देन द पल्मोनरी सिस्टम विच इज द लंग्स, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द विंड पाइप, हमारी ओरल कैविटी से होते हुए नीचे विंड पाइप से होते हुए दोनों जो फेफड़े हैं, सिर्फ बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज की ऑक्सीजन आपने इनटेक लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा, वो तो एक तरफ है। उसके अलावा अगेन बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना, बाहर से जो भी एयर आप इनहेल कर रहे हैं उसमें से डस्ट पार्टिकल्स हैं या पैथोजेंस हैं उन्हें रिमूव करना, दैट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पल्मोनरी सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं वहाँ they not only pump the entire blood to the body, they also make sure कि वो एक certain pace पे चलता रहे, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसको ज्यादा फ्लक्चुएट ना होने दे, trying to keep it as stable as possible. Then secondly, for any activity that we do, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हमें होता ही है, तो उस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करना डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। जितनी ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग होगी वो एक्सरसाइज हमारे लिए, या कोई भी एक्टिविटी, नॉट जस्ट एक्सरसाइज, एनी एक्टिविटी, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो उसमें भी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बॉडी को बोलने के लिए। अगर एनर्जी ना हो तो बोला नहीं जाएगा मेरे से। वहीं आप, जैसे आप स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ आप वो सुन पा रहे हैं कानों से अपने, तो उसके लिए भी you require a certain amount of energy to be able to carry that stimulus from the ears to your brain and to interpret कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पूरे एक चेन ऑफ एक्शन को, जिसमें हम एनर्जी या स्टिमुलस अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट से लेते हैं और उसे नर्व्स के जरिए हम ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं एंड उसके प्रति जो एक्शन लेते हैं, ये पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं पे जितना डिपेंडेंट हमारे नर्व्स पे है, ऑफ कोर्स नर्व्स उसके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर नर्व्स नहीं होंगी तो फिर वो इम्पल्स कैरी कैसे करेंगी, कोई मीडियम बचेगा ही नहीं आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट और आपकी बॉडी को उससे इंटरेक्ट करने के लिए। बट एट द सेम टाइम उस मीडियम को भी चलाए रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे कार्डियो
वैस्कुलर सिस्टम का होता है या कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम का होता है। द ब्लड वेसल्स दैट वी हैव स्पेशली इन आवर लोअर लिम्स, इसके बारे में एक दो बार कुछ एल्डर्स ने क्वेश्चन भी किया है कि सर वेरिकोस वेन्स क्या होता है। सो आई विल जस्ट कवर दैट एंड आफ्टर दैट वील बिगिन विद द एक्सरसाइजेस कि वेरिकोस वेन्स क्या होता है या क्यों होता है। समटाइम्स एल्डर्स हैव आस्क्ड कि सर क्या ये कुछ रिस्की है कंडीशन, कुछ इसमें लेटर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या शुड वी गेट सम प्रोसीजर डन फॉर दिस। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वैस्कुलर जो सिस्टम है आपका, दैट कंप्राइजेस ऑफ ऑल दी ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी, वो अपने आप को स्टेबलाइज करना जानता है एंड वो अपने आप को किसी भी तरह की इंजरी से या किसी भी तरह के से पैथोलॉजी से, किसी भी डिजीज से अपने आप को हील करना भी जानता है। वेरिकोस वेन इज in itself not a disease. It could become a cause of some other disease which hopefully it doesn't. होता क्या है कि आपके जो पैरों की नसें हैं, स्पेशली बिलो द नी जॉइंट, वो जमीन के बहुत पास हैं। जो चीज जमीन के जितनी पास है उसको वहां से ऊपर ब्रेन तक पहुंचने के लिए उतना ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, बिकॉज वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ आ रहा है। ऊपर से नीचे जाना आसान है क्योंकि अगर ज्यादा जोर नहीं भी लगाएंगे तो ग्रेविटी अपने आप नीचे ले जाएगी हर चीज को, बट नीचे से ऊपर आना मुश्किल है। आप ऐसा समझिए, अगर आप कोई एक बड़ी ऊंची सी ढलान है, अगर आप ढलान पे ऊपर चढ़ना आप ट्राई करिए, कितना मुश्किल होगा, और वहीं नीचे फटाफट ऐसे ऐसे आ सकते हैं। कई बार तो चलने की जरूरत भी नहीं होती, अगर इतनी फिसलन होती है कि स्किड करता हुआ आदमी एक बार में स्लाइड से नीचे आ सकता है। दैट्स हाउ इजी इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। वहीं व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी तो पूरे पैरों से पुश करते हुए, कई बार हाथों से पकड़ के पता नहीं कैसे ऊपर चढ़ना एक ढलान के ऊपर कितना मुश्किल होता है। So the similar phenomenon happens in our bloodstream also, कि ब्लड को ऊपर की तरफ चढ़ के आना मुश्किल है, वहीं ऊपर से नीचे जाना बड़ा आसान है ड्यू टू ग्रेविटी। तो होता क्या है कि जहां पे वो चढ़ नहीं पाता, कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे, स्पेशली नियर दी वेन्स ऑफ दी काफ मसल्स, नियर दी एंकल्स, थोड़ा पैरों के आगे, जो घुटने के आगे जो शिन एरिया जो है, इवन समटाइम्स ऑन द बैक ऑफ द नी जॉइंट एंड बैक ऑफ द थाई, ये पर्टिकुलर एरिया ऐसा है कि इसमें कुछ वाल्व बने होते हैं। अब वाल्व का पूरा फंक्शन क्या है कि वो एक डायरेक्शन में फ्लो को मेंटेन करे, उससे जो भी चीज गुजर के जा रही है, इन दिस केस आवर ब्लड, वो बैक फ्लो ना करे, कि वो एक डायरेक्शन में बहता रहे और चलता रहे, पीछे घूम के वापस ना आए, क्योंकि अगर पीछे घूम के वापस आया तो पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी एंड द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, तो फिर ब्रेन कुछ भी कर सकता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए द वाल्व्स आर मेड एक सर्टेन एज तक, और आई वुड से एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी जब तक आप मेंटेन कर पाए, जब तक आपकी बॉडी अलाउ करती है, तब तक वो वाल्व ठीक ठाक काम करते रहते हैं। बट आफ्टर अ व्हाइल दोज वाल्व्स टेंड टू लूज देयर ओवरऑल स्ट्रेंथ, देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट दैट ऑपोजिट फ्लो ऑफ ब्लड। तो वहां पे धीरे धीरे करके जो ब्लड जिस स्पीड से जा रहा था अब वो स्लो हो जाता है। That doesn't mean कि उससे आपका बीपी लो हो रहा है। बीपी लो होना इज अ सेपरेट थिंग, बट उस पर्टिकुलर बॉडी सेगमेंट में से जब आपके खून बहते हुए ऊपर ब्रेन की ओर जा रहा था या हार्ट की ओर जा रहा था, बेसिकली टू एवरी वाइटल ऑर्गन इन योर बॉडी, अब वो उस स्पीड से नहीं जा रहा जो मे बी आज से 10 साल पहले, या मे बी आज से 20 साल पहले, या मे बी आज से 50 साल पहले जाता होगा। That is when the I would say the backflow of blood begins. कहीं कहीं पे उन valves के पास में ब्लड धीरे धीरे करके जमा होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे वो जमा होगा
वहां पे इट विल क्रिएट अ ब्लड क्लॉट इनसाइड द आर्टरी और इनसाइड द वेन इटसेल्फ। एंड जहां एक बार क्लॉट बनेगा, अभी जैसे लेट्स से कि देयर इज वन ब्लड सेल जिसका एक क्लॉट बना, उस एक ब्लड सेल के पीछे एक और ब्लड सेल, फिर एक और ब्लड सेल, एक और, करते करते वहां पे कुछ हजार ब्लड सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं एंड देन दे sort of restrict the flow of the blood that is coming from the backside। जितना भी आ रहा था पीछे वो भी रुक जाएगा। अगेन टू पुट इन सिंपल टर्म्स, अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं और सामने कहीं पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या एक गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और वो थोड़ा साइड में रोक के गाड़ी एक तरफ लगा देता है, तो वो जहां गाड़ी रोकेगा उसके पीछे की सारी लेन अब बड़ी स्लो चलेगी। हम कई बार सोचते हैं कि अच्छा ट्रैफिक क्यों हो गया जितना यहाँ फ्लाईओवर पे, तो लगता है कि अच्छा हाँ, या तो आगे कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर कोई गाड़ी खराब हो गई होगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट टर्न्स आउट कि हाँ दैट इज द केस। सो क्वाइट सिमिलर इज द केस विद आवर वेन्स आल्सो। सो जब वो वाल्व्स अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं समय के साथ, so that gives rise to varicose veins। Now coming to the important question कि is varicose veins life threatening या इससे later complications में क्या हो सकता है। varicose veins की more or less कोई ज्यादा complications होती नहीं है unless you touch it। आप varicose veins जहां पर हैं वहां पर पैरों की मालिश मत करिए, ज्यादा करते भी हैं तो बहुत हल्के हाथ से करिए। सेकेंडली, कभी भी पैरों की मालिश नीचे से ऊपर की तरफ हाथ फेरते हुए नहीं करते। हम कई बार, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर जैसे थोड़ा चेयर पीछे करके, कई बार हम अगर बैठे होते हैं ऐसे, तो हम अगर पैरों की मालिश करें तो कभी पैर ऐसे ऊपर की तरफ इस तरह से हाथों को नहीं फेरना चाहिए, बिकॉज इफ देयर इज अ ब्लड क्लॉट इन दी वेन, तो आप हाथ से उसको जबरदस्ती ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। जहां क्लॉट बना है गलती से आपने हाथ उसके ऊपर जरा जोर से रख दिया, एंड इफ इट गेट्स पुश्ड अप एंड इफ इट गेट्स डिसलॉज्ड फ्रॉम द वेन, तो अब वो जो ब्लड क्लॉट है वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में फ्री है घूमने के लिए। वो यहाँ से उठ के कहीं भी जा सकता है। इट कैन गो इन योर किडनीज, इट कैन गो इनटू द हार्ट, इट कैन गो इनटू द ब्रेन, इट कैन गो इनटू योर आईज, एनीवेयर। और वो जहां जाएगा वो वहां जाके उस ऑर्गन को बिल्कुल एकदम डिस्कार्ड कर देता है, उसे बिल्कुल यूजलेस बना देता है उस टाइम। सो इसीलिए इसे एम्बोलिज्म कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। डॉक्टर साहब दोबारा से बताइए। हाँ जी सर। हाँ दोबारा से, क्या वेन कहाँ से आया सर? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो ब्लड क्लॉट अभी हमारी वेन्स में जहां पर लॉज्ड है, बिल्कुल फंसा हुआ है अपनी जगह पे, अगर वो ब्लड फ्लो को थोड़ा सा धीरे कर दे, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। देखिए, एज लॉन्ग एज ब्लड का फ्लो हो रहा है, चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो, इट शुड नॉट बॉदर अस सो मच। थोड़ा बहुत तो करेगा, ऑफ कोर्स, एक 19-20 का फर्क रहता है, बट बॉडी कैन स्टिल कॉम्प्रोमाइज विद दैट। जहां पे हम सोचें कि पैरों में कुछ क्रैम्प्स हो रहे हैं, या कभी लगे कि अच्छा पैर, कोई कहे कि भाई मेरे पैर दबा दो या पैरों की मालिश कर दो, तो कई बार अब जो ट्रेंड नहीं है इंडिविजुअल, अगर उसने हाथ नीचे से ऊपर की ओर फेर दिया तो उसमें प्रॉब्लम है, स्पेशली इफ दे अप्लाई टू मच प्रेशर। जैसे ही ज्यादा प्रेशर लगाया अगर, तो वहां पर जो ब्लड क्लॉट बना हुआ है, if it gets dislodged from that particular vein, अब वो पूरी बॉडी में फ्रीली घूम सकता है, वो जहां चाहे, और वो जिस भी ऑर्गन में जाएगा वो वहां जाके उसको डैमेज करेगा। If a blood clot when removed from the veins, if it goes into your brain, तो उससे स्ट्रोक हो जाता है। अगर आंखों में चला जाए तो रेटिनोपैथी होती है, उससे आंखों की रोशनी चली जाती है। अगर हार्ट में चला जाए तो उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अगर वो लंग्स में चला जाए तो इट कैन कॉज प्लूरल एन्यूरिज्म। हजारों तरह की उसकी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि बाद में तब होती हैं, बशर्ते कि वो वहां से निकल के उस पर्टिकुलर ऑर्गन में घुस जाए। इफ दैट इज नॉट द केस, देन वेरिकोज वेन अपने आप में वर्चुअली रिस्क फ्री होता है।
उसको लेके कभी वन शुड नॉट गेट टू वरीड कि उसकी वजह से कहीं हमारे पैरों में स्वेलिंग तो नहीं हो रही या पैरों में कोई सुन्नपन तो नहीं लग रहा। उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, नॉट जस्ट वेरिकोज वेन्स, इट इज जस्ट वन ऑफ द मेनी रीजंस फॉर numbness and swelling. So one should not worry about it. And now coming to the exercises, the main part of today's session. जितनी भी exercises आज की हैं, we'll be doing them like I said at a low to medium intensity. The number of repetitions will be slightly higher. थोड़ी speed ज़्यादा है. Again, quite similar to what we do in aerobics. तो जहाँ पे आपको लगे कि आप थक रहे हैं, जहाँ आपको लगे कि कहीं बॉडी में पेन हो रहा है या जहां आपको लगे दैट द मसल्स आर बिकमिंग सोर, यू मे सिट डाउन, यू मे टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन व्हेन यू आर फीलिंग बेटर यू मे कंटिन्यू। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइजेस। सो आप सब प्लीज अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए एक बार, सो दैट वी कैन बिगिन। दोनों हाथों को एक बार आगे ले जाइए इस तरह एंड हाथों को चलाएंगे जरा। दोनों हाथ ऊपर ऊपर रख के भी चलाते रहेंगे हाथों को। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। Now for the next one, पैरों को थोड़ा पास ले आएंगे, दोनों हाथ कमर पे, and we'll do heel raises. So toes पे खड़े होते हुए mic please off रखिए, thank you। दोनों पैर नीचे, पैरों को खोल लेते हैं, गैप बनाइए दोनों पैरों के बीच में, हाथों को भी खोल लेते हैं। हाथों को साइड में रखेंगे इस तरह से, आगे करते हुए एंड थोड़ा ट्विस्ट करते हुए ट्राई टू टच योर टोज, if not possible for toes, at least try to touch your knees. So basically keeping it like this. यहाँ अपने घुटने तक अगर आप हाथ पहुंचा पाए बिना घुटनों को बेंड किए, ध्यान रखना है कि नीचे जाते हुए घुटने ऐसे बेंड नहीं होने चाहिए। Do not squat down. Keep your knees and keep your legs apart like this. हाथ साइड में रखेंगे and वेरी गुड, और अच्छा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अगर घुटनों तक भी हाथ नहीं पहुंच रहा किसी कारण से, इफ एनीवन हैज अ हिस्ट्री ऑफ बैक पेन, तो सिर्फ ऊपर अपर थाई पर यहाँ ऐसे हाथ लगाइए एंड वापस ले आइए बिना आगे को ज्यादा बेंड हुए, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, जस्ट डू दिस एंड वापस। Left, right, left, right, left, right, left,
right, left, right, left, right, left, right, and relax. दोनों हाथ ऊपर, पैरों को पास पास ले आते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन हाथों को साइड में ले आएंगे. नाउ जैसे बोट में हम चप्पू चलाते हैं उस तरह से दोनों हाथों को सर्कुलर मोशन में मूव करना है, बट ऑल्सो ट्राइंग टू move our spine along with it. So basically keeping hands like this, we do this, sort of like swimming, you can say. Not exactly boat चलाने से better example होगा swimming का. हाथ को पूरा ऊपर ले जाइए. आगे की ओर ज्यादा बेंड ना करें. मिस्टर कक्कड़ सर, प्लीज ट्राई नॉट टू बेंड टू फॉरवर्ड. Just try to like keep your hands like this, and when the opposite hand goes up, so the opposite, like when the right hand goes up, the left should just stay like this, and ऐसे बस इतना. आप थोड़ा आगे की ओर ज्यादा बेंड कर रहे हैं, प्लीज ध्यान रखिए. Now to make the exercise slightly difficult, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं जरा, थोड़ा तेजी से स्विमिंग करते हैं. Relax. तो हाथ नीचे. और अच्छा किया तुमने. और the next exercise, दोनों पैरों को पास पास ले आएंगे, इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे. हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरह स्ट्रेट, एंड दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए टेक अ डीप ब्रीथ इन. Try to stand on your toes. And exhale करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेंगे. So try to control your breathing pattern along with your movement. Again, हाथ सीधे ऊपर की तरफ. Inhale. And exhale. Inhale. पैर ऊपर. And exhale. जब तक हाथ ऊपर रखें, ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर अबाउट 2 or 3 seconds. Okay, inhale. And exhale. हाथ नीचे ले आइए. Now for the next exercise, one is slightly tricky क्योंकि इसमें हाथ और पैर दोनों
काफी ज्यादा मूव होते हैं। पैरों को पास पास ले आएंगे, अगेन जोड़ के रखेंगे पैरों को। हाथों को आगे रखेंगे इस तरह। What we'll do now is when we take a breath in, तो हम हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे एंड हल्का सा ट्राई करें अगर जंप कर पाए, एंड वापस नीचे लाते हुए हाथों को we'll breathe out एंड घुटनों को बेंड करेंगे। So let me show you how it is done. पहले हाथ आगे नीचे की ओर थोड़ा स्क्वाट करते हुए सांस छोड़ेंगे एंड इनहेल करते हुए अप, जंप एंड एक्सेल। ये तो हुआ स्टेप बाय स्टेप, अभी बड़ा स्लो करके बताया मैंने, थोड़ा इसको हम फास्ट करते हैं। अगर जंप नहीं भी कर पा रहे तो इट्स ओके, जस्ट ट्राई टू लिफ्ट योर आर्म्स अप व्हाइल यू इनहेल। ओके, सो फर्स्ट स्क्वाट डाउन, अच्छे से पहले एक्सेल करिए, पूरी सांस छोड़िए, देन इनहेल अप, डॉक्टर अनुराग, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। लेट मी चेक। इसका माइक शायद ऑन है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए, देयर माइट बी सम बैकग्राउंड डिस्टरबेंस। एंड प्लीज माइक्स ऑफ रखिएगा so that there is no background noise. Okay, thank you. Now coming to the next set of exercises. दोनों हाथ कमर पे रखेंगे इस तरह एंड घुटने को सीधा करते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, लेकिन आगे की तरफ नहीं, थोड़ा डायगनली उठाना है, जस्ट लाइक वी डू इन एरोबिक्स। सो विल डू दिस एंड दिस। अगेन थोड़ा स्पीड के साथ, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। माइक्स प्लीज ऑफ रखिए। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग एवरीवन। Thank you. Left, right, 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 and relax. दोनों पैर नीचे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद थोड़ा हम ब्रेक लेंगे 2 मिनट का। और दिस वन नॉर्मली खड़े रहना है, पैर को ज्यादा पास पास नहीं रखना है इस केस में। कीप स्टैंडिंग लाइक यू नॉर्मली डू। बस करना क्या है आपको कि पैरों को
साइड में ऐसे लाते हुए वापस, राइट, वापस, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, राइट. एंड रिलैक्स, रुक जाइए, आप बस चेयर्स पे बैठ जाते हैं. विल टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स. मैं भी थक गया इतने में. दो मिनट का ब्रेक लीजिए अगर पानी बहुत पीना थका पीने दिया लगते है, हैं. आज बहुत की थका दिया है. कार्डियो एक्सरसाइज तो हमेशा ही थकाने वाली होती हैं. दे आर meant to tire you. Very good एक्सरसाइज थकाएंगे नहीं तो फिर क्या फायदा. Very good exercise. Very good, very good. If we are taking a break for 2 minutes, then we'll continue. एक दो एक्सरसाइज और रह गई हैं अभी. कार्डियो हाँ, डॉक्टर साहब। करते हुए, हाँ जी सर. ये बताइए कि जो वेरिकोज वेन है इसको जी। प्रेडोमिनेंटली घुटने के नीचे से तो है शुरू होती है ना, जी जी. तो इसको मतलब है कि आदमी को घुटने से नीचे कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, पता नहीं वेरिकोज को पता लग जाए और ऊपर चल पड़े. सर द एडवांटेज विद वेरिकोज वेन्स और एनी वेन इन जनरल इज कि वो थोड़ी सुपरफिशियल होती है व्हेन कंपेयर्ड टू द आर्टरी. देखिए जो वेन है, वेन का डायमीटर थोड़ा बड़ा है, वेन की जो वॉल्स हैं वो थोड़ी थिक हैं, वो ज्यादा प्रेशर झेलने के लिए बनी है. आर्टरीज बहुत नाजुक होती हैं. एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको कि जो हमारे हाथ में यहाँ जो एक नस होती है, कई बार लोग क्या करते हैं अपनी जो नस काट लेते हैं. Why is that person in such a danger if he cuts this artery and not any other artery of the body? क्योंकि यहाँ जो आर्टरी जो जा रही है, जिससे हम अपने जब डॉक्टर हमारे नर्व्स चेक करते हैं, ये बहुत सुपरफिशियल है और इसमें से ब्लड बहुत स्पीड से बह रहा है, काफी तेजी से सर्कुलेट कर रहा है वो. तो अगर उसने ब्लेड लिया, नस काटी अपनी, तो एकदम फवारा निकलता है ब्लड का एंड देयर इज हेवी ब्लड लॉस इन वेरी शॉर्ट टाइम. पैरों में इट इज क्वाइट द ऑपोजिट, क्योंकि वेन्स ज्यादा बाहर की ओर होती हैं, उनमें ब्लड गाढ़ा होता है, उसमें ऑक्सीजन कम होती है एंड ब्लड का फ्लो बड़ा धीरे धीरे चलता है कंपेयर टू द आर्टरीज. ऑफ कोर्स होता वो भी काफी फास्ट है, देखा जाए तो वो काफी तेजी से चलता है, लेकिन व्हेन कंपेयर्ड टू द आर्टरीज इट इज रिलेटिवली स्लो. अगर वेन्स के, क्योंकि उसकी जो वॉल्स मोटी हैं, इसीलिए वेन्स थोड़ी स्किन के बाहर भी दिख जाती हैं, पैरों के पास या हाथों के पास. कई बार यहाँ पे हल्का कुछ ब्लूइश ग्रीन सा कभी कभी एक दिखता है हमारे को स्किन के ऊपर, वो हमारी आर्टरीज नहीं है, वो हमारी वेन्स हैं. आपको अपनी आर्टरीज कभी स्किन के ऊपर ऐसे डायलेट होती हुई नहीं दिखेंगी, वो अंदर बड़ी छुपा के रखता है बॉडी, क्योंकि वो बड़ी नाजुक होती हैं. सो if there is varicose veins या if we are suspicious कि कोई blood clot वहां पर बन गया है, तो 99.9% वो blood clot आपको वहां पे दिख जाएगा in the sense कि वहां की जो वेन है वो फूल के स्किन के बाहर उभरती हुई नजर आ जाएगी आपको. तो you will be aware कि हाँ यहाँ पर एक नोड्यूल बन गया है या उसमें से वेन निकलती हुई हमें नजर आ रही है, तो इस एरिया को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी.
उसके आसपास जितना एरिया है, इफ द स्किन इज क्लीन, इफ देयर इज नथिंग, नो नोड्यूल्स और वेन्स और कोई डिस्कलरेशन नहीं है स्किन का वहां पे, तो मालिश वगैरह कर सकते हैं उस एरिया की, बस उस पर्टिकुलर नोड्यूल्स को बचाते हुए, कि उसको नहीं छेड़ना, बाकी जगह मालिश करें। लेकिन अगेन ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप जब भी मालिश करवाएं पैरों की, या कोई अगर पैर दबा रहा हो, अगर आप जैसे पैर ऐसे सीधे रखे हुए हैं, बेड पे फैलाए हुए हैं और मालिश कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे ऐसे करिए मालिश, या नीचे भी कर रहे हैं तो ऐसे करिए। नेवर गो फ्रॉम डाउन टू अप लाइक दिस। ये जो मूवमेंट है ये तो ब्लड क्लॉट को वहां से खींच के बाहर निकाल ही देगी, ये कभी नहीं निकालेगी। इससे क्या है, वी आर फर्दर पुशिंग इट डाउन। डाउन चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप आ जाए तो बड़ी दिक्कतें हैं। सेकेंडली, अगर जैसे पैर दबाते भी, कई बार हम कहते हैं कि अच्छा पैर दबा दे कोई हमारे, तो वो भी ऐसे ही करना है। हमेशा ऊपर से स्टार्ट करते हुए पैर नीचे की तरफ दबाने चाहिए, कभी भी नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे पैर नहीं दबाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इवन व्हेन वी अप्लाई क्रेप बैंडेज, जो गर्म पट्टी जो होती है क्रेप बैंडेज, वो भी हमेशा पैरों के पेरिफेरल्स पे थोड़ी टाइट बांधते हैं, एड़ी के पास। कभी अगर एंकल में स्प्रेन आ जाए या कभी लगे कि पैरों में स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, तो एंकल्स के पास थोड़ा उसको टाइट बांधते हैं, और जहां एक एक लूप देते हैं ऊपर लाते हुए, उसको हल्का सा ढीला करते जाते हैं, ज्यादा टाइट नहीं बांधते हैं ऊपर यहाँ पे, नहीं तो वो पूरे पैर का और पूरे घुटने का वो ब्लड फ्लो रोक देगा और पूरी टांग जो है नीली पड़ जाएगी। दैट इज व्हाट वी डू नॉट वांट टू हैपन। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। जैसे मैं अभी क्रेप बैंडेज या कुछ भी बांध के सो रहा हूँ, मेरे ऑलमोस्ट एक हफ्ते से मेरे राइट पैर में चल रही है प्रॉब्लम, तो मेरा ये वाला पैर थोड़ा सा सूजा हुआ है, तो मैं जब भी सोता हूँ मैं उधर को करवट लेके सोता हूँ ताकि मेरा ये वाला पैर लेफ्ट वाले पैर के ऊपर आ जाए। देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय राइट फुट, आई डोंट नो व्हाट। राइट, नाउ कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। एक बार दोबारा से चेयर से खड़े होना पड़ेगा। So we'll start with on the spot marching. So दोनों हाथों को आगे रखते हुए, घुटने बेंड करते हुए, ऐसे पैरों को आवाज आनी चाहिए। बेसिकली घुटना इतना ऊपर लाएं कि वो हाथ को टच करे एंड उसमें से आवाज आनी चाहिए, ऐसे करके। ओके, दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। और द नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हमने किया मार्चिंग ऑन द स्पॉट, नाउ विल डू वेरी स्लो जॉगिंग ऑन द स्पॉट, बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, लेट द बॉडी रिलैक्स इटसेल्फ। ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है इस केस में, सो टेक अ डीप ब्रेथ इन and breathe out.
ताकि ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारा फ्लक्चुएट ना करे। ओके, कीप ब्रीथिंग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out. एक बार और, breathe in and breathe out. Now we'll start with the last exercise for today's session, on the spot jogging. Very slowly, ज़्यादा पैरों को ऊपर नहीं उठाना है, हाथों को भी चलाएंगे साथ में आगे पीछे, लेकिन पैरों का मूवमेंट विल बी केप्ट एट अ मिनिमम। ओके, आपको अगर लगे कि आप थक गए हैं, नहीं कर पाएंगे, तो बैठ जाइए। अगर लगता है कि पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो बैठ जाइए। एनी डिस्कम्फर्ट यू फील एट एनी टाइम, यू मे सिट डाउन। ओके, फॉर द रेस्ट हु कैन डू, आप दोनों हाथों को ऐसे फोल्ड करिए। Again, first take a deep breath in, breathe out, and घुटनों को हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करते हुए we'll start on the spot jogging like this. स्पीड से नहीं करना है, स्लो करना है। अभी ज्यादातर हमने एक्सरसाइज थोड़े फास्ट पेस पे करी है, दिस वन वी नीड टू स्लो डाउन। And the way we usually do while we are jogging outside, लंबी लंबी सांस लेते रहें, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। If anyone is getting tired, आप बैठ जाइए। कंपल्शन नहीं है कि एक्सरसाइज करनी ही करनी है ये वाली। ओके, रिलैक्स, रुक जाइए। डॉक्टर अनुराग, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। जी जी, पूछ सकते हैं मैम। जब ब्रीद इन करते हैं, हाँ जी, जब ब्रीद इन करते हैं जी, तो स्टमक अंदर जाएगा या बाहर रहेगा? बाहर क्यों आएगा, जाएगा? बाहर की तरफ आएगा। मैं तो जब भी सांस लेती हूँ पेट अंदर की तरफ जाता है खींचने में। पेट अंदर तो जाता छोड़ती हूँ नहीं है, पेट अंदर जाता हाँ। नहीं है, आप अंदर खींचते हैं। हाँ What you are doing तो is, जब- आप, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार अब जैसे हाँ, मैं हाँ, बैठा हाँ। हूँ इस तरह से, अभी हम नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हैं, अगर मैंने सपोज करिए यहाँ पे हाथ रखा पेट पे अपने, और सांस अंदर खींचनी चाहिए, बट अगर लगता है कि पेट बाहर को आ सकता है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे किया, हल्का सा सबकॉन्शियसली, जाने अनजाने में अपने एब्डोमिनल्स को हल्का सा टाइट करके दे जस्ट डू दिस, छोटी, बहुत छोटी सांस लेते हैं एंड देन एक्सहेल कर देते हैं, तो पेट ज्यादा मूव नहीं कर पाता। एक्चुअल जो डीप ब्रीदिंग है वो होती है ऐसे, एंड वापस पेट बाहर अच्छे से पूरी तोंद निकल आती है, उसमें अच्छों की, चाहे 8 पैक एब्स बना रखे हो, जिन्होंने बना रखे हैं उनकी भी ऐसे यूं निकल आता है पेट। एक्चुअल में थैंक यू। when you breathe in, your lungs expand and your entire abdominal viscera, आपका stomach, आपके intestine, आपका liver, आपका diaphragm, everything goes down
नीचे की ओर वो धक्का लगाएंगी फेफड़े, तभी फेफड़ों को फैलने की जगह मिल पाएगी और तभी ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर जा पाएगी। अगर एब्डोमिनल्स को टाइट कर लेंगे तो लंग्स एक्सपैंड करेंगे, लेकिन उतना नहीं जितना उन्हें करना चाहिए। दैट ऑल्दो इज नॉट टू हार्मफुल फॉर यू, बट एट द सेम टाइम बहुत फायदेमंद भी नहीं है, क्योंकि वो एब्डोमिनल विसरा पे जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। एक तो ऊपर से फेफड़े जोर लगा रहे हैं नीचे की तरफ, और एक आपका जो एब्डोमिनल्स आपने टाइट कर लिए वो सामने से जोर लगा रहे हैं। तो पेट और इंटेस्टाइन सब ना एकदम आपस में यूं पिचक जाती हैं, उनका पूरा एकदम ऐसे वो बन जाता है, हलवा सा बन जाता है अंदर। मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम रोज कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। सांस लेते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली पेट अंदर जाता है। सबसे सिंपल तरीका है मैम कि जब आप ये एक्सरसाइज अगर आपको डीप ब्रीदिंग करनी हो, मैं हमेशा जब भी कराता हूँ, आपने नोटिस करा होगा कि मैं हमेशा दोनों हाथ ऐसे यहाँ पे रखने को कहता हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ ताकि अपने एब्डोमेन के मूवमेंट को खुद आप हाथों से फील कर पाए। पूरे पेट को ढीला छोड़ दीजिए, ऐसे एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कोई मूवमेंट नहीं करनी है यहाँ पर। अगर लगता है कि डिफिकल्टी है तो पीछे चेयर के बैकरेस्ट का हल्का सा सपोर्ट लेके ऐसे भी बैठ सकते हैं। स्टार्टिंग में सपोर्ट लेने में कोई नुकसान नहीं है। पेट को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल, हाथ ऐसे रखिए एंड एक गहरी सांस अंदर लीजिए एंड देन धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। ध्यान ये रखना है आपको कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं, जितना समय आपको सांस लेने में लगता है उससे डबल टाइम सांस छोड़ने में लगना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार अपने आप करेंगे तो सीख भी जाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। डॉक्टर अनुराग, जॉगिंग ब्रीथिंग के साथ बहुत डिफिकल्ट थी। एक्चुअली मैम डिफिकल्ट इतनी है नहीं, क्योंकि हम पहले ही आधा घंटा कर चुके हैं ना और एक्सरसाइज काफी सारी। नहीं, जॉगिंग कभी भी ब्रीथिंग के साथ फर्स्ट टाइम सुनी मैं तो। अच्छा, नहीं, मैं तो जब भी करता हूँ मैं ब्रीदिंग के साथ साथ ही करता हूँ शुरू से। नहीं और एक वो लेग, दैट इज द आइडियल वे ऑफ डूइंग द जॉगिंग। कभी भी नॉर्मली जैसे हम ब्रीद करते हैं तो हम थोड़ा सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, और अगर आप जॉगिंग करेंगे तो बहुत जल्दी सांस फूल जाएगा। Instead of breathing, you will be doing breathing in actually you'll be doing breathing air this at a very fast rate. should expand. Take up breathing in উল্টো হয়, আমরা খিচে। एक और जो आप लेग हैंड को लगाने बताए वो, उससे भी स्टमक पे जोर पड़ रहा था सारा। उससे पड़ेगा मैम, क्योंकि जब हम घुटने को बेंड करेंगे तो अगेन जितना भी अंदर सामान भरा हुआ है वो सारा घुटने उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो नेचुरली जितने हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं दे आर एक्चुअली क्वाइट सेंसिटिव। अब जैसे हम जब डीप ब्रीदिंग को एक्सरसाइज करते हैं, कई बार जब मैंने डायफ्राम की स्ट्रेचिंग करवाई है, तो डायफ्राम भी अपने आप में एक विसरल ऑर्गन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इट इज द मेन ब्रीदिंग मसल ऑफ योर बॉडी। अगर डायफ्राम ना हो तो आदमी सांस नहीं ले पाएगा। यहाँ स्टर्नम के जस्ट नीचे होता है। तो मैंने कई बार कैसे बताया कि 3 उंगलियां ऐसे ज्वाइन करके हम डायफ्राम को अंदर की ओर पुश करते हैं, लेकिन कभी भी ज्यादा जोर से नहीं करते, ज्यादा प्रेशर नहीं लगाते हैं उसके ऊपर, बिकॉज एनी विसरल ऑर्गन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू पेन, इट इज वेरी सेंसिटिव टू एनी एक्सटर्नल थिंग टचिंग इट। जैसे पेट है, हमारे इंटेस्टाइन है, ये सब अंदर इतने छुपा के क्यों रखे हैं बॉडी ने। या हार्ट है, हार्ट इज अगेन हम ऐसे टच करके हम नहीं सकते कि हमारा हार्ट कहाँ है। ऐसे हाथ लगाए छाती पे, पता नहीं हार्ट यहाँ है, इधर है, नीचे घुटने में है, कहाँ है हार्ट हमारा। वो स्टर्नम के पीछे है, वो पूरी दुनिया से छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि उसको हल्का सा भी अगर उंगली ऐसे टच भी कर दी तो वो तो ओहो तहलका मचा देता है कि ये क्या कर दिया। Visceral organs are very sensitive to any pressure and that is why उनमें पेन भी बहुत जल्दी होती है। हल्का सा टच करने पे उनमें चीखें निकल जाती हैं। और वेरिकोस वेन्स आप बता रहे नी के ऊपर नहीं होती? वेरिकोस वेन्स ज्यादातर नी जॉइंट के नीचे ही होती हैं, क्योंकि जो वाल्व बने होते हैं हमारी बॉडी में, थाइज है, हमें ऊपर भी है, थाइज में हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं होते हैं, बट दे आर नॉट सो फ्रीक्वेंट, दे आर मोर फ्रीक्वेंट बिलो द नी जॉइंट।
नी जॉइंट के ऊपर भी होते हैं, बहुत लोगों के होते हैं। मैंने बहुत लोगों के देखे हैं कि घुटने के ऊपर यहाँ हिप तक आ रखा है वेरिकोज। हाँ, मेरे बहनों को ऐसे गांठ के नीज बनी- के ऊपर है। गांठ- लेकिन वो के कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं। 10 बड़ी 10 छोटी में से छोटी 7 लोगों के, आप पेन समझिए नहीं कि करती हैं। 10 में से 7 लोगों के घुटने से नीचे हैं और 10 में से 3 लोगों के घुटने से ऊपर है। दैट इज द जनरल परसेंटेज। ज्यादातर घुटने से नीचे ही होता है। ये है कि हाँ, जो घुटने से नीचे है, अगर वो ठीक Indigestion ना हो related तो वो होता घुटने है। से ऊपर पहुंच सकता है। आज आपका लैपटॉप ठीक हुआ? एमएम ऑफिस कहाँ गए अभी जो लैपटॉप ठीक हो जाए? इतने अच्छे सेशन बारिश के ही नहीं टाइम रुक में- रही, बारिश ही ये नहीं ये रुक रही। मसाज करके चली जाती है डॉक्टर अनुराग, वेरिकोज वेन ऐसे ऊपर को मसाज करें तो। नहीं, अभी मैंने क्या बोला कि ऊपर मसाज नहीं करनी है। मतलब ये सारी उम्र रहेंगी जब तक है। Varicose veins are more or less permanent. Varicose veins is not exactly a clinical या मतलब critical उसको पैथोलॉजी आप नहीं कह सकते हैं। It is more of a cosmetic thing कि हाँ भाई हमारी टांगे अच्छी लग रही हैं या नहीं। उस चीज पर मतलब कोई in my very frank opinion उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए ज्यादा। डॉक्टर अनुराग मैं बिल्कुल, जो राइट अब हमारी एज हम में कहते हैं टांगे कि एक बार अच्छी को पूरी का कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर है। लेता है उन चीजों से। हाँ, और पेन भी नहीं करती है। मतलब ऐसा है कि ऊपर को डॉक्टर मसाज साहब करती पूरा हो गया, एक्सरसाइज पूरा हो गया, एक्सरसाइज पूरा हो गया। हाँ जी सर, कंप्लीट हो गई है। Dr. Anurag, I Please, sir. have got a Please, question. I have got a question not related to the exercises, but Okay. I'd like to ask you कोई for बात diabetic patients, roti or rice, which is preferable to take to minimize the sugar level? राइस में व्हाइट राइस या ब्राउन राइस? क्योंकि ब्राउन राइस थोड़ा बेटर होता है व्हेन कंपेयर्ड टू व्हाइट राइस। Brown rice doesn't taste good, so we take white rice only. So my question is that roti or rice, which is preferable? Okay, For if you have to choose reducing- between roti and rice, Reducing the sugar level. I would say go for brown rice, number 1, and number 2, if brown rice is not available, अगर रोटी ही ऑप्शन है, राइस का ऑप्शन नहीं है, तो रोटी सिंपल आटे की ना लेके या तो मल्टीग्रेन लें, या फिर मल्टीग्रेन में भी अब स्पेशल आटा आता है डायबिटिक लोगों के लिए। डायबिटिक कंट्रोल के नाम से एक स्पेशल आटा आता है, Okay. जो स्पेशली फॉर पीपल हु मे बी डायबिटिक। Okay. तो उसमें वीट भी है, उसमें सारे मतलब ग्रेन्स होती हैं, बट दे आर इन सच अ वे कि वो आपका शुगर लेवल एकदम से जंप नहीं करने देते हैं। बाकी आई थिंक ये डाइटिशियन थोड़े बेटर बता पाएंगे, मेरे को इस बारे में इतना Okay. No, just मैंने casually I asked you. हाँ नहीं, एक जनरल आइडिया तो मेरे को भी है, बट हाँ Actually, एक्चुअल being doctor ही must be डिटेल्स वो आई having थिंक that idea. डाइटिशियन बेटर बता पाएंगे। मल्टीग्रेन आटे का फायदा ये होता है कि सिर्फ जो जैसे अब व्हीट फ्लोर जो हम घर में यूजुअली यूज करते हैं उसमें सिर्फ गेहूं होती है। मल्टीग्रेन आटे में और भी 7-8 टाइप के अनाज मिक्स होते हैं, सो दैट सॉर्ट ऑफ reduces the glycemic index of the food that you are eating. Glycemic index क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। I don't know if your doctor has ever told you कि per 100 grams of anything that you take, उससे कितना शुगर आपको मिला और उस शुगर को आपने कितना जल्दी बर्न किया, वो उस खाने की कैलोरीफिक वैल्यू या फिर उस खाने का वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स माना जाता है। सबसे अच्छा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर डायबिटिक पीपल टू ईट इज कैरेट्स, गाजर। अच्छा। गाजर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होता है और उसमें कैलोरीज भी उतनी नहीं होती हैं। कच्चा तो वो कच्चा फटाफट से उसमें जितनी भी शुगर इनटेक होती है वो फटाफट से बॉडी बर्न कर लेती है। तो इसलिए कच्चा गाजर, कच्चा रॉ। नहीं वो चाहे पका के भी खाएं, ओके ओके ओके। बट लाइक फ्रॉम इन डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक पूरा चार्ट बना होता है। मैंने आपको शायद लास्ट टाइम एक बार बताया था कि अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड आइटम्स, इफ यू जस्ट टाइप दैट ऑन योर गूगल सर्च, तो एक बड़ा लंबा सा चार्ट बन के आता है। उसमें यानी दर्जनों में सब्जियां लिखी होती हैं अलग अलग। तो वो
उसमें उस चार्ट में पर 100 ग्राम या पर 50 ग्राम जो भी स्केल वो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से कितनी कैलोरीज हैं और वो कितनी जल्दी बर्न होती हैं वो उसमें लिखा होता है, मतलब उन्होंने बहुत एक्यूरेटली स्पेसिफाई किया होता है। अब हम जब खाना खाते हैं आप और मैं, अगर हम अपनी प्लेट में खाना डालते हैं तो हम ऐसे तोल के तो डालेंगे नहीं, अच्छा ये 100 ग्राम ही डालना है, ये 50 ग्राम ही डालना है, ना 1 ग्राम ऊपर ना 1 ग्राम नीचे, वो तो हो ही जाता है। सो इट गिव्स यू अ रफ आइडिया कि 100 ग्राम्स में अगर इतना हमने लिया एक कटोरी में, तो आप अपना मतलब यू कैन लाइक फिगर आउट फॉर योरसेल्फ कि हाँ मेरी कटोरी में 100 ग्राम आ रहा है या मेरी कटोरी में आधा किलो आ रहा है, आप अपने आप उसको मैनेज कर पाएंगे। बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ओट्स में सबसे कम होता है 28। इसमें हाँ सर ओट्स में भी होता है, मैं सब्जियों में बता रहा था, सब्जियों में अच्छा। सबसे अच्छा होता है गाजर में, ग्रेन्स में सबसे अच्छा होता है ओट्स, और इसमें क्या इसका नाम बाजरे को हाँ, ओट्स, बाजरे में भी जी। हाँ वही मैं वही सुना, बाजरा शायद ओट्स ही होता है। जवार पर जवार डॉक्टर अनुराग एक बात है, अगर आप परहेज कर रहे हो तो जी। जरूरी है मल्टीग्रेन आटा भी खाओ, जरूरी है? मैम जैसे मैंने बताया ना कि उसका डायबिटिक कंट्रोल के नाम से अलग से आता है स्पेशल आटा उसके लिए। नहीं मतलब उसका फायदा भी है। बिल्कुल है, अगर आपका पोस्ट प्रैंडियल जो हम खाने के बाद की शुगर चेक करते हैं, अगर देखिए शुगर चाहे सुबह खाली पेट चेक करें चाहे खाने के बाद चेक करें, अगर वो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो वो परेशान करेगी आगे चल के। हाँ, और इस एज में तो ग्रेन के साथ मिक्स करके ही खाना चाहिए। उससे जो रोटी आप खा रहे हैं ना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो मैंने अभी बताया ओवरऑल वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड हाँ, उसके जरिए आपने जितनी शुगर इनटेक ली है अब वो शुगर बर्न करनी आपके लिए आसान है। अब जैसे सपोज करिए कि हम किसी पार्टी में गए, मैंने वहां पर देखा भाई अच्छा मेरे को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, मेरे को मैंने गुलाब जामुन उठाया और मेरे को अच्छा लगा, मैंने 4 और खा लिए, तो कितनी सारी कैलोरी चली गई पेट में। अब नेक्स्ट डे के लिए मुझे पता क्या टेंशन हो जाएगी कि यार अगले दिन सुबह उठ के पार्क के 2 चक्कर और लगाने पड़ेंगे या 4 चक्कर और लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 गुलाब जामुन खाए तो 4 चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे कम से कम। वहीं अगर गुलाब जामुन अगर कभी ऐसा बन गया जो मल्टीग्रेन वाला, उसे पता नहीं वो कैसा होगा, मैं तो नहीं खाऊंगा उसको, बट अगर वो बन गया गुलाब जामुन तो खाते बता देते हैं शुगर अप हो जाती है। तो बस फिर एटलीस्ट हमें ना अपने को गिल्टी फील नहीं होगी यार कल सुबह उठ के 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो बाद में खाने के बाद गिल्टी फील होता है कि ओहो इतना ज्यादा खा लिया, वो क्या कर दिया ये हमने। डॉक्टर अनुराग बाजरे से अच्छा ज्वार है, जवार। अच्छा बाजरा गर्मी में नहीं खा सकते। Dr. Anurag, मेरे को उसका नहीं आइडिया की। Dr. Anurag, one more question is there. ज्वार की ऐसे बनती है जैसे When मक्की की रोटी बनती है, बहुत When स्वाद। at home I am taking blood pressure. When Okay. at home I am taking blood pressure. Okay. So first time it came about 145. Then I just checked it second time. Then it came up to 152. So why in one sitting only this difference is there? आपने ब्लड प्रेशर कितनी देर बाद चेक किया? 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद? No, in one sitting only I'm talking about. अच्छा, तो मतलब दो अलग-अलग दोनों हाथों पे चेक किया या सेम हाथ पे 2 बार? Same हाथ में. So why this change of this? आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो डिजिटल वाला है या आपके पास वो मर्क्यूरी वाला है? Digital वाला नहीं, it is absolutely new one. It is a new one. या तो कफ दोबारा जब दूसरी बार बांधा है उसमें कुछ फर्क हो सकता है, क्योंकि वो मशीन उतनी एक्यूरेट होती नहीं है। डिजिटल वाली मैथ आप मतलब मैं कभी अपने क्लिनिक पे यूज नहीं करता हूँ। आई ऑलवेज यूज द वन विद द मर्क्यूरी। You told me last time also. उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। वो ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू यू नो कोरिलेट क्लिनिकली, बट जो एक्चुअल जो थोड़े सियाने डॉक्टर होते हैं वो कभी भी वही वाला यूज नहीं करेंगे। Any senior doctor that you go to, he will always use the one with mercury only. वो कभी भी ये डिजिटल वाला यूज नहीं। Sphygmomanometer, only sphygmomanometer. जी Only sphygmomanometer is reliable. बिल्कुल मैम, मैं खुद वही यूज करता हूँ। मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से वही यूज करता हूँ। मैंने कभी डिजिटल वाला घर पे ना रखा, ना किसी को रेकमेंड किया पिछले 7 साल में। I have always used these sphygmomanometer that Manju ma'am is. But even patients don't like they should be examined through that digital, because they know प्रॉब्लम ये है ना कि वो
जो मर्क्यूरी वाला है उससे पेशेंट खुद मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हाँ स्टेथोस्कोप जी। भी चाहिए। अब पहले कफ को बांधे, फिर नस को ढूंढ के उस पर स्कोप लगाएं, फिर एक हाथ में पारा तो दूसरे हाथ से ऐसे करके तो उसके ऊपर हम उंगली रखेंगे नहीं। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो जस्ट फॉर कन्वीनियंस वी से कि ये डिजिटल वाला यूज कर लेते हैं, बट हाँ वो उतना अच्छा ऑप्शन Not good for self use. You are right. Yes, yes, yes. अगर आप मेरे क्लिनिक पे जब भी कोई पेशेंट आता है, मैं किसी अगर चेक करना हो, कभी अगर किसी के घर पे जाते हैं हम एल्डर के, आई नेवर यूज द डिजिटल वन। उनके पास अगर होता भी है वो कहते हैं सर हम लाते हैं मशीन, मैं कहता हूँ प्लीज मत निकालिए अपनी मशीन को अलमारी में से, कीप इट देयर। कि वो मुझे पता है कि मेरी जो रीडिंग मेरे उस पे आनी है उससे 10-20 पॉइंट या तो ऊपर आएगी या 10-20 पॉइंट नीचे आएगी, फिर देन देयर इज नो यूज। 20 और समथिंग पॉइंट्स का वेरिएशन है, इट्स ऑफ नो यूज। डॉक्टर अनुराग, आपको पैर में स्वेलिंग है और आप इतनी एक्सरसाइज आज कर ली है। नहीं अभी ठीक है, मतलब पिछले हफ्ते जब एरोबिक्स करा रहे थे उस टाइम पे पेन था, बट अभी एटलीस्ट पेन नहीं है, तो आई एम एबल टू वॉक अराउंड। स्वेलिंग नहीं तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये गुड मॉर्निंग अनुराग। आई डोंट केयर। नहीं तो आप देख के कराओ ना और किसी से सेशन ले लेना, ऐसे स्वेलिंग में मत कीजिए। नहीं कोई बात नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है पैर मेरा, थोड़ी सी खारिश हो रही है बस। See, we are so much concerned. देखो अनुराग, थैंक यू सो मच। I could not attend because some work was going on. अच्छा ठोकी हो रहा था तो इसलिए I opened it. मैं सोच ही रहा था कि आज वाला सेशन तो स्पेशली आपके लिए बहुत अच्छा होता। This is Please very repeat. good, really. Please repeat Really again. कुछ काम Plus you can watch it on देखना ही पड़ता है ना, और तुमको टीवी में वॉच कर सकती हैं। please repeat this. Please repeat it after 2-3 days again. हाँ तो ऐसा मैं पूछ रही हूँ आप वो The thing about you is that you don't only teach us, you don't even only teach us, but you reply all the queries, small queries with so much patience and so clearly. really God bless you, God bless you. very admirable. अब हम तो आपको अगर क्वेरीज के आंसर हम नहीं देंगे तो कौन देगा? हमारा काम है, तो हमें तो जवाब देना ही है उस चीज के लिए, हम कभी मना थोड़ी कर सकते हैं। But with so much patience. बशर्ते हमें इस चीज के बारे में अगर ना पता हो, then it's a separate thing। वहाँ पर मैं खुद ही हाथ खड़े कर देता हूँ कि नहीं But पता। this has never happened. Only बाजरे की अंग्रेजी नहीं आई आज, मिलेट कहते हैं उसे, पर्ल मिलेट कहते हैं। Except that I have never seen कि भाई you are not able to reply anything. मेरे को एक्चुअली मैं ये नहीं पता लग रहा था कि बाजरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं भूल गया कि बाजरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। मिलेट कहते हैं, पर्ल मिलेट कहते हैं, पर्ल मिलेट। मिलेट। ओके मिलेट। नाउ आई रिमेंबर। ज्वार बाजरा दालों के नाम नहीं पता। मैं एक क्वेश्चन करने चाहती हूँ जी आपको जो वो भेजा था ना, वो जो एरोबिक का, वो हाँ जी देखे आप? नहीं मैम, अभी एटलीस्ट मेरे को अपना मैसेज चेक करने का टाइम नहीं मिला। आई विल चेक इट टुडे एंड मैं आपको बाय इवनिंग टुडे आई विल कॉल यू बैक। एक बार वो लिंक चेक करके, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था पिछले हफ्ते में, आई वाज वेरी मच ऑक्यूपाइड विद समथिंग, बट आई विल चेक इट टुडे। मेरे पास एक्चुअली में और भी काफी सारे मैसेजेस आ रखे हैं, तो मैंने इस बार रिप्लाई नहीं करा। चेक देम, आज सबके रिप्लाई भेजने हैं मेरे को। मैं खाली यही जानने चाहती कि मैंने देखा था आपका मैसेज आया है, आपने एक लिंक शेयर किया है उस पे। आई विल चेक इट टुडे। मैं आज शाम तक आपको उस पे कॉल बैक करके बताता हूं। थैंक यू सो मच। हम जो रोज मैसेज भेजते हैं वो भी देखा करें, ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी। फीडबैक तो ऑफ कोर्स मैं चैट बॉक्स में देखता रहता हूँ, मतलब ज्यादा स्क्रॉल नहीं करता मैं, बट बिकॉज आई एम डूइंग द एक्सरसाइजेस तो उस टाइम पे नहीं देख पाता, बट यस आई सॉ टुडे। So again, thank you so much for everyone. Bye bye.